फ्रेंड्स, पिछले टर्म पे हमने आपको फोर्स पढ़ाया था। आज हम न्यूटन के तीनों लॉज की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। आइए चलते हैं आगे। देखिए, मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो यही पूछ रहा है पहला सवाल, व्हाट इज द सोर्स और कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला सोर्स या कॉज क्या हो सकता है। मैं पिछले टर्म की चीजें आपको याद दिला दूं। फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स होता है पुश या पुल। जैसे ये लेडी इसको खींच रही है तो खींचना फोर्स लगाना कहलाएगा, या ये आदमी धक्का दे रहा है तो धक्का मारना फोर्स लगाना कहलाएगा। तो जो फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में, तो इसका आंसर होगा फोर्स। तो पहला सवाल यही पूछा गया है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सोर्स होगा फोर्स। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे सवाल उठता है कि एक्सेलरेशन है क्या। व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक डेडिकेटेड वीडियो हमारा पड़ा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन के प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए देखिए क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मैथमेटिकली दिस। ये हम जानते हैं, छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। dv by dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यानी किसी बॉडी के अंदर अगर हमको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना होगा। ध्यान रखिएगा, हम स्पीड नहीं कर रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस बॉडी के वेलोसिटी को हमें चेंज करना होगा। आइए देखिए, कुछ और बातें यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो आएगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो यदि हम चाहें कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन रहे तो वेलोसिटी को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब इस वेलोसिटी को वेरिएबल हम कैसे बना सकते हैं, यही सवाल इसमें पूछा गया है। हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको अभी देखते हैं। तब तक दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। अब उम्मीद करते हैं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब आइए आपको दिखाते हैं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। यहां पे देखिए, जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल चल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, v स्पीड से चल रहा है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आई कैप रख लेंगे हम। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड को चेंज करें तभी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या केवल डायरेक्शन को चेंज करें तभी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या दोनों में ही चेंज कर दें तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। यहां पे एक कार दिखाया गया है, कार सीधे जा रही है और सेम स्पीड से जा रही है। तो ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना तो उसका डायरेक्शन बदल रहा है, दोनों की दोनों चीजें कांस्टेंट है, कोई भी चीज बदल नहीं रही, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। यहां देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगी इसीलिए। तो वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट कहना है, अनचेंज्ड कहना है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों चेंज ना हो। जैसे इस कार में सेम स्पीड से कार चल रही है तो मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, और एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। तो ये केस है वेलोसिटी कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो पार्टिकल के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहां देखिए अनएक्सेलरेटेड मोशन यानी एक्सेलरेशन जीरो है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पे कार जा रही है, सीधे आ रही है, तो इसका जो डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है। देखिए यहां कम स्पीड है, छोटे वी से बनाया गया है। जैसे जैसे आगे जा रहा है एरो देखिए स्पीड बढ़ती जा रही है। इस केस में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। तो इन दोनों में कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है। और जब वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये कैसा मोशन है, ये बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन है। अब अगला एग्जांपल देखिए, ये आपका सर्कुलर मोशन दिखाया गया है। इसमें
सेम स्पीड से चल रहा है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जा रहा है कि नहीं, पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है कि नहीं, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चूंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इस मोशन में भी एक्सेलरेशन होगा। तो ये कैसा है, वेरिएबल वेलोसिटी का केस है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया है तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा, ये भी कहलाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये ऐसा मोशन दिखाया गया है, सर्कुलर मोशन ही, लेकिन स्पीड भी बदल रही है। देखिए ग्रेजुअली यहाँ पे कम स्पीड है, v की वैल्यू बड़ी होती गई और बड़ी हो गई, स्पीड बदल रही है और डायरेक्शन दोनों के दोनों चेंज हो रहा है। यानी वेलोसिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो यह भी वेरिएबल वेलोसिटी का केस है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। तो इन एग्जाम्पल से आपको हम ये बताना चाहते थे कि पार्टिकल के पास कब एक्सेलरेशन होगा, कब एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जरूरी है फोर्स को समझने के लिए। अब दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपने लिख लिया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन के तीनों लॉज। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैं पहले कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए। अगर किसी टेबल पे कोई गेंद रख दीजिए तो वो हमेशा हमेशा के लिए रखी रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जब तक कोई आदमी आके उसको पुश नहीं करेगा। ये हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अब आप समझ रहे होंगे यहां वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आप कहोगे सर हम गेंद फेंकते हैं, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। भाई साहब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है जमीन के द्वारा गेंद पे। यहां यह माना गया आइडियल कंडीशन, कोई पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उस पर। और जो हम गेंद फेंकने का एग्जाम्पल दे रहे थे, जब जमीन में लुढ़कती है गेंद तो जमीन उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, वही फ्रिक्शन फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है, इसीलिए धीरे धीरे स्पीड घट जाती है और गेंद जाके रुक जाता है। तो ये आइडियल कंडीशन है कि पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी से चल रही है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो निरंतर चलता रहेगा सदा सदा के लिए। वो रुकेगा तभी या उसकी वेलोसिटी चेंज तभी होगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। इसी को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, पहले केस के बारे में कह रहा है, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, सेकेंड केस के बारे में कह रहा है, विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, यानी सेम वेलोसिटी, अनलेस एक्टेड बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स कहा है, हो सकता है पार्टिकल पे कई फोर्स लगे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं आएगा तब तक वो पार्टिकल रुका है तो रुका रहेगा और चल रहा है तो सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का हम मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने इसको लिख लिया होगा। अब आइए इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिखाते हैं आपको। यहां पे देखिए, यहां पे एक बॉडी है, बॉडी पे एक फोर्स भी लग सकता है, मल्टीपल फोर्सेस भी लग सकते हैं। जैसे इस केस में दो फोर्स लग रहा है। अभी दो फोर्स लग रहा है, इनका रिजल्टेंट निकाला गया है। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं और उनको वेक्टर की तरीके से जोड़ा जाता है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आया है वो आया एफ टोटल, जिसको हमने मान लिया एफ वेक्टर। तो यहां मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन ए गिवन पार्टिकल इज एफ and its acceleration is a, then a is equal to 0 if f is equal to 0 or f is equal to 0 if a is equal to 0। इसका मतलब यह है कि किसी पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स 0 है तो पक्का है, कंपलसरी है कि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, या इसका उल्टा भी सही है। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 पाया गया तो इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, कि अगर फोर्स 0 है तो कंपलसरी है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, या अगर एक्सेलरेशन 0 है तो कंपलसरी है कि फोर्स 0 होगा। इसी बात को यहां पे लिख दिया गया है। आइए
Thus, if the sum of the forces acting on a particle is known to be 0, we can be sure that the particle is unaccelerated, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। कह रहा है नेट फोर्स 0 है तो पार्टिकल के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, अनएक्सेलरेटेड होगा। और इफ वी नो दैट द पार्टिकल इज अनएक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेशन 0 है, वी कैन बी श्योर दैट द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। कह रहा है यदि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड है, तो उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा उस समय। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, अभी इसको हम स्यूडो फोर्स में भी कवर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए याद रखिए केवल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम उसे कहा जाता है कि जो रेफरेंस फ्रेम होता है वो रेस्ट में हो या अगर चले तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। इसके बारे में डिटेल में बात अभी हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी फर्स्ट लॉ के बारे में, तो इनको कॉपी कर लीजिए। फिर छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब चलते हैं पढ़ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आइए, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं जैसा कि दिखाया गया F1 F2। अब इनका अगर वेक्टर रिजल्टेंट निकालें तो आएगा F नेट। सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर दें तो वो कहलाएगा F नेट। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स है, लग रहा है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से खाली ये बताया जा सकता है कि उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन रहेगा। एक्सेलरेशन कितना रहेगा ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से नहीं बताया जा सकता है। इस चीज को बताने के लिए जरूरत पड़ी हमें न्यूटन सेकेंड लॉ। तो किसी बॉडी पे नेट फोर्स अगर लग रहा है F नेट, तो उस बॉडी के अंदर इतना एक्सेलरेशन पैदा होगा। नेट फोर्स को अगर बॉडी के मास से डिवाइड कर दें तो उतना ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जो एक्सेलरेशन आएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब यहां पे देखिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और एक बात, जो डायरेक्शन F नेट फोर्स का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। तो वही बात यहां पे लिख दिया गया है, द एक्सेलरेशन वेक्टर A इज पैरेलल टू F नेट। नेट फोर्स के पैरेलल हो गया, उसी के अलांग होगा। अब आइए, तो ये जो चीज मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखी गई है इसी चीज को हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स, देखिए फोर्स नहीं बोला है, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो F नेट आ जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन वेक्टर। दूसरा पॉइंट देखिए, द फॉर्मूला F नेट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर इज वैलिड व्हेन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो भी हम सवाल लगाते हैं उसमें मास कांस्टेंट रहता है बॉडी का। आगे चल के हम ऐसा भी पढ़ेंगे कि मास वेरी करने लगेगा। तो अगर सिस्टम का मास चेंज होने लगेगा तो वहां पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ को मॉडिफाई करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे जब आपको मोमेंटम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपने कॉपी कर ली होगी। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ में ही डिस्कस करते हैं। ये बात हम आपको बता चुके हैं, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इन द एक्सप्रेशन F नेट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर, F नेट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। अभी आगे इस पे बात करेंगे, इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन वाले चैप्टर। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है F नेट, वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। हम यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा, फॉर डिटरमाइनिंग F नेट इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी ये थोड़ा सा बाद में क्लियर होगा आपको, लेकिन ध्यान में रखिएगा।
न्यूटन सेकेंड लॉ इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जो सेकेंड लॉ है वो भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में लागू है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम नहीं लगा सकते। अगर हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना चाहें या फर्स्ट लॉ लगाना चाहें तो हमें स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड, तो इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। अब फ्रेंड्स, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब आगे डिस्कस करने चल रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ। यहां देखिए न्यूटन थर्ड लॉ, एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। देखिए, एक आदमी है जो अलमीरा को धक्का मार रहा है। तो जिस फोर्स से धक्का मार रहा है अलमीरा को, अलमीरा भी उसी फोर्स से आदमी पे धक्का लगा रही है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से धक्का मारेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को उसी फोर्स से धक्का मारेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यही है न्यूटन थर्ड लॉ। तो आदमी ने अलमीरा पे फोर्स लगाया F, फिर अलमीरा ने पलट के आदमी पे फोर्स लगाया F, सेम फोर्स। यहां देखिए, हम यहां बॉल और बैट की बात कर रहे हैं। अगर बैट से बॉल पे फोर्स लगाएंगे F, तो बॉल भी बैट पे फोर्स लगाएगा F, अपोजिट डायरेक्शन। यही है न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहां पे बताया गया, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए सेकेंड ऑब्जेक्ट, the second object exerts an equal force back on the first object। आगे देखिए, यहां पे हम कुछ सिंबल की बात करते हैं। यहां पे लिखा है FAB। तो जो पहले लिखा हुआ है इसका मतलब इसके द्वारा है, और ये जो बाद में लिखा है इसके ऊपर ऑन। तो बाई ए ऑन बी इस फोर्स का सिंबल है। बाई ए ऑन बी, फोर्स बाई ए ऑन बी, ये सिंबल है। तो यहां पे वही बताया गया FAB का मतलब द फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी ए ऑन बॉडी बी। जो पहले लिखा है उसके द्वारा, जो बाद में लिखा उस पे। FBA का मतलब क्या होगा? द फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी बी ऑन बॉडी ए। इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे FAB। देन बॉडी बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉडी ए, FBA। यानी जो ये सेंटेंस लिखा है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पलट के उस पहली बॉडी पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी, इसी का मैथमेटिकल फॉर्म लिखा गया। और इस सिंबल का मतलब समझ लीजिए। ये सिंबल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप अपने मन से भी बना सकते हैं तमाम चीजें, तमाम मीनिंग। तो फ्रेंड्स, इसको आप कॉपी कर लीजिए। न्यूटन थर्ड लॉ में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करते हैं। यहां देखिए, न्यूटन रेफर्ड टू दीज फोर्सेस एज एक्शन एंड रिएक्शन। तो जैसा कि हमने देखा है कि पहली बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहले पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज मैंने देखा है। तो ये जो दोनों फोर्स आ रहे हैं, F1 फोर्स और F2 फोर्स, इसको न्यूटन ने कहा है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहा है। They are often known as action reaction pair. However, because of the two forces are equivalent, it does not matter which one is called the action and which one is the reaction. तो इस बात पे हम झगड़ा नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे कि किसको एक्शन माने किसको रिएक्शन माने। किसी को आप एक्शन ले सकते हैं, दूसरा वाला रिएक्शन हो जाएगा। इसको हमने एक्शन लिया तो ये रिएक्शन हो जाएगा फोर्स, इस फोर्स को एक्शन लिया तो ये रिएक्शन हो जाएगा फोर्स। तो कोई झगड़ा, कोई विवाद का विषय नहीं है। किसी को भी एक्शन लिया जा सकता है, किसी को भी रिएक्शन लिया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में पहला पॉइंट देखिए। यहां पे देखिए, एक आदमी फुटबॉल को किक मार रहा है। अगर हम आदमी के लेग को A मान लें, फुटबॉल को B मान लें, तो हम इसको क्या कहेंगे? FAB। यानी A ने लगाया B पे, ये वाला फोर्स लाल वाला, और ये B ने लगाया A पे। एक्शन रिएक्शन पेयर। अब किसी को भी हम एक्शन कह सकते हैं, किसी को भी हम रिएक्शन कह सकते हैं। वही बात यहां पे लिखा है। These two forces have same magnitude। ये जो दोनों फोर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, देखिए आप, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर हम नॉर्मल स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे FAB = FPA, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहां देखिए, तो हम माइनस लगा लेंगे। देखिए बीच में माइनस लगा, माइनस का मतलब कि इन दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है।
तो माइनस का मतलब ये हुआ। तो हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम माइनस लगा के लिखेंगे। वो इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। अगला पॉइंट देखिए, दीज टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ये जो दोनों लाल वाले फोर्सेस एक ही स्ट्रेट लाइन में तो लग रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं? एक ही स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। देखिए यहां पे देखिए, जैसे अगर इसको हम मान लें FAB और ये हो जाएगा FBA, तो क्या दोनों फोर्सेस एक ही स्ट्रेट लाइन में लग रही है? देखिए ये अलग स्ट्रेट लाइन में लग रही है और ये अलग स्ट्रेट लाइन में लग रही है। ये देखिए ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लग रही है। तो वही बात लिखा है, दीज टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा नहीं होगा, ये चीज आपका गलत है। ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन में नहीं लग सकती, लगेंगी तो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलग लगेंगी। तो जो दोनों फोर्स होते हैं जिनको हम एक्शन और रिएक्शन कहेंगे, दे लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों इसमें और भी पॉइंट्स बाकी है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उन पॉइंट्स को हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख चुके होंगे। अब इसमें हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। आइए देखिए, दीज टू फोर्सेस, जो यहां पे बार बार दो फोर्सेस की बात हो रही है वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की बात हो रही है। तो दीज टू फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली विदाउट एनी अप्रिशिएबल टाइम डिले, यानी इंस्टेंटली लगते हैं दोनों। जिस इंस्टेंट पे एक बॉडी ने दूसरे पे फोर्स लगाया, उसी इंस्टेंट में दूसरी बॉडी पहले ही फोर्स लगाएगी। विदाउट एनी टाइम डिले, दोनों इंस्टेंटली लगते हैं, कोई भी टाइम का डिफरेंस नहीं होता है। वही चीज बताया गया है। अगला पॉइंट देखिए, These two forces never act on the same body, they act on the different bodies। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लग रही हैं, ये अलग अलग बॉडीज पे लगेंगी, एक ही बॉडी पे कभी नहीं लगेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। यहां देखिए, यहां पे एक सेब है, तो टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ तो टेबल इस पे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो टेबल ने लगाया किस पे? एप्पल। और इस सेब को जमीन, अर्थ, नीचे अर्थ भी है, इसको खींचेगी, अर्थ ने लगाया ऑन द एप्पल। तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, ऑन द एप्पल, ऑन द एप्पल। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए कंपलसरी है कि जो फोर्सेस होनी चाहिए एक्शन रिएक्शन, वो अलग अलग बॉडीज पे लगनी चाहिए। ये एक ही बॉडी पे लग रहे हैं कि नहीं? लगाने वाला यहां पे कौन लगा रहा है? टेबल। यहां पे कौन लगा रहा है? अर्थ। एक ही बॉडी पे लग रही, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। यहां देखिए, नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे भी अगर टेबल को हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, तो चलो ये बी हो गया, तो ये क्या सी हो गया? तो ए बी और बी ए होना चाहिए, ए बी और सी बी नहीं चलेगा, ए बी और बी ए। तो वही बात बताया गया कि दीज टू फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। अब अगले एग्जाम्पल में देखिए, यहां पे एक सेब टेबल के ऊपर रखा गया है, तो सेब को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, तो एप्पल भी अर्थ को अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिस फोर्स से एक बॉडी दूसरे को खींचेगी, उसी फोर्स से दूसरी बॉडी पहले को खींचेगी। तो यहां देखिए ध्यान से, ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ किस पे लगा रहा है? एप्पल पे लगा रहा है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? एप्पल किस पे लगा रहा है? अर्थ पे लगा रहा है। ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लग रही है। और अगर अर्थ को हम ए मान लें, एप्पल को बी मान लें, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये FAB इज इक्वल टू FB। ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और अलग अलग बॉडीज में लग रही है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो उसमें हमें अलर्ट रहना है। अगला आइए, यहां पे देखिए, ये फोर्स किस पे लग रहा है? एप्पल पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? टेबल लगा रहा है। ये किस पे लग रहा है? टेबल पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? एप्पल लगा रहा है। जब एप्पल रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन के जरिए एप्पल जो है टेबल को दबा रहा है, और टेबल भी उसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। तो ये किस पे लगा? एप्पल पे। ये किस पे लगा? टेबल पे। अब यहाँ पे टेबल को अगर हम ए मान लें, एप्पल को बी मान लें, तो एप्पल हो जाएगा बी ए। अब यहाँ पे भी देखिए, ये जो फोर्स लग रहे हैं अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, और FAB बराबर FBA, और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये बताइए एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि आपका अलग अलग बॉडी पे लग रहा है और FAB बराबर FBA ओबे हो रहा है, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। अब अगला पॉइंट इसमें देखिए, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो सेम नेचर के हो। इसका मतलब क्या है?
कि अगर एक फोर्स ग्रेविटेशनल है तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल होगा, एक फोर्स इलेक्ट्रिक है तो दूसरा भी इलेक्ट्रिक होगा, एक फोर्स फ्रिक्शन है तो दूसरा भी फ्रिक्शन होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखेंगे। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर, अलग अलग नेचर के नहीं हो सकते कि एक एक्शन है ग्रेविटेशनल और रिएक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का नेचर क्या होगा? सेम होगा। तो दोस्तों हमने न्यूटन्स के तीनों लॉज आपको बता दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम का। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम गौर से देखिए। अ पर्सन सेज दैट ही मेजर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल टू बी नॉन जीरो। कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है नॉन जीरो है। आदमी कह रहा है एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। व्हाइल नो फोर्स एक्स ऑन द बॉडी, कह रहा फोर्स जो है जीरो है। तो क्या ये पॉसिबल है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ का विरोध कर रहा है। तो वही कह रहा, अ पर्सन सेज दैट ही मेजर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल टू बी नॉन जीरो। यदि एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है लेकिन फोर्स नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तो अभी हमने एक चीज बताया था, यहां पे गड़बड़ क्या हो गया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हो रहा है। तो आपको बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं लगता है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम डिटेल में आपको। तो यहां पे आपका जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होगा। अगर इनर्शियल फ्रेम होता तो अगर फोर्स जीरो है तो कंपलसरी है कि एक्सेलरेशन जीरो होता। यह सिचुएशन केवल पॉसिबल है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यह सिचुएशन कभी भी इनर्शियल फ्रेम में पॉसिबल नहीं है। इनर्शियल फ्रेम में अगर फोर्स जीरो होगा तो पक्का है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ। अब फ्रेंड्स अगला प्रॉब्लम आपके सामने है, गौर से देखिए। कह रहा है इन एन इमेजिनरी एटमॉस्फेयर द एयर एक्सर्ट्स ए स्मॉल फोर्स। स्मॉल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस सवाल में, अभी इसका मतलब समझ में आएगा। ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ द, जिधर पार्टिकल चल रहा है वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है कि जिधर पार्टिकल चल रहा है उधर ही स्मॉल फोर्स एफ लगा दे रहा है एटमॉस्फेयर। आगे देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड अपवर्ड टेक्स अ टाइम t1 इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। पहले हम इसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए, जैसे कोई बॉडी है ऊपर जा रही है, कह रहा है कि कोई बॉडी जो है जिसका मास m है, ये प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ऊपर फेंका गया, तो जाएगा किधर? वेलोसिटी बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऊपर जा रहा है। अब इस पे फोर्स किधर लगेगा? देखिए, ये वेट लगेगा इसका, जिस भी प्लेनेट पे है उसके ग्रेविटी के हिसाब से वेट लगेगा। और चूंकि जा ऊपर रहा है तो इस पे जो है स्मॉल फोर्स लग रहा है F। ये बताया गया है कि एक छोटा फोर्स लग रहा है F, और छोटा इसलिए दिया है कि वेट में और फोर्स में हम छोटा इसको ले लें। तो इसका नेट फोर्स किधर लगेगा? F छोटा होगा W से, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ W माइनस F। ये इसका सिनेरियो है। अगला सिनेरियो देखिए, कह रहा है T2 टाइम लेता है ऊपर से नीचे आने पे, ओरिजिनल पॉइंट पे, जहां से फेंका गया था उसी पॉइंट पे आने पे T2 टाइम लेता है। तो देखिए, अब ये नीचे आ रहा है, इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? एक तो लगेगा वेट, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही F लगेगा। F हमेशा लगता है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रही होती है। तो नीचे आ रहा पार्टिकल तो उधर ही लगेगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा W प्लस F। ये नेट फोर्स हो जाएगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगेगा। अब इधर देखिए, पार्टिकल यहां ऊपर जा रहा है। इन दोनों डायग्राम को आप जो है ध्यान से देखिए, इसी से हम कंपेयर करके बिना किसी मैथमेटिक्स के इसका जवाब दे देंगे। एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है और नीचे फोर्स लग रहा है, यानी कोई आदमी ऊपर जा रहा है, उसको नीचे से घसीटा जा रहा है, तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा कि नहीं? फिर वो धीरे जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे से फोर्स लगा रही है प्लेनेट, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां देखिए, वो नीचे आ रहा है और प्लेनेट उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, यानी ये सहयोग कर रही है। ये फोर्स अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी का, और ये फोर्स इसका सहयोग कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा? जल्दी से नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल ऊपर जाना तो चाहता है लेकिन
प्लेनेट जो है उसको नीचे घसीट रही है, फोर्स लगा रही है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। तो इसमें कितना टाइम लगता है T1, इसमें कितना टाइम लगता है T2। तो कह रहा है कि टाइम का कंपैरिजन करिए तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ये आपका बी ऑप्शन सही है। चूंकि जो प्लेनेट है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन का सपोर्ट कर रही है, उधर ही आ रहा है, उधर ही खींच ले रही है, तो जल्दी आ जाएगा, तो T2 जो है छोटा होगा, और इसमें अपोज कर रही है तो T1 जो है T2 से बड़ा होगा। तो कोई कठिन सवाल नहीं है, ना हमने कोई खास मैथमेटिक्स लगाया है, एकदम सिंपल तरीके से आपको जवाब दिया है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अब दोस्तों अगला प्रॉब्लम ध्यान से देखिए। अ 60 kg मैन, एक 60 किलो का आदमी है, उसे से 40 kg मैन, दूसरा आदमी 40 किलो का है, और पहला आदमी फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन का दूसरे आदमी पे। यहां पे देखिए, ये एक आपका 60 किलो का आदमी है, 60 kg मैन, और ये दूसरा आदमी है आपका थोड़ा दुबला पतला है, ये 40 kg मैन है। तो ये वाला कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस पे? 60 न्यूटन का लगा रहा है, कांटेक्ट बना रहा है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं, एक्शन रिएक्शन वाला। अगर ये 60 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी कैसा लगाएगा? 60 न्यूटन ही लगाएगा। इसके वेट से मतलब नहीं है कौन भारी है कौन हल्का है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो जितना फोर्स ये लगाएगा इस पे, उतना ही फोर्स वो लगाएगा इस पे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, ताकि आप इसके मास से कंफ्यूज हो जाएं। तो कोई खास बात नहीं है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अब फ्रेंड्स हम अगले प्रॉब्लम के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। ध्यान से देखिए, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की थ्योरी हम आपको बता चुके हैं, उसी के रिगार्डिंग ये पूछा गया है। सवाल एसी वर्मा का है और सारे सवाल हम कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। तो एक्शन रिएक्शन, एक्ट ऑन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सही है। अभी आपको हम बता चुके हैं एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, सेम बॉडी पे नहीं लगते हैं। हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ये भी सही है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एक्शन रिएक्शन। हैव अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही है। हैव जीरो रिजल्टेंट,